हेलो स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हम लोगों को जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उदाहरण 5 के जैसा है। उदाहरण 5 का ये बिल्कुल क्लोन कर सकते हैं, बस उसका क्लोन क्वेश्चन है ये। एक बार यदि आप लोग उदाहरण 5 देख चुके हैं तो इसको समझ ही चुके होंगे, लेकिन यदि नहीं भी देखे हैं तो चलिए एक बार फिर से इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। मतलब क्या है, 6 पर पावर n, यानी कि यहाँ 6 पर पावर n लिख दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ 6 तो समझते ही है कि प्राकृत संख्या है। ये n क्या है, तो ये n भी क्या है, प्राकृत संख्या ही है। यानी इस n के जगह पर हम लोग कोई प्राकृत संख्या ही रख सकते हैं, जैसे कि 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब रख सकते हैं। समझ गए। अभी रख कर हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ n की जगह पर हम लोग एक प्राकृत संख्या रखेंगे। जैसे 6 के पर पावर हम लोग n की जगह पर 1 रखेंगे। बताइए कितना होगी इसकी, कितनी होगी इसकी वैल्यू 6। 6 पर पावर अगर 2 देंगे तो कितनी होगी 36। 6 पर पावर 3 देंगे तो कितनी होगी 216। 6 पर पावर 4 देंगे तो कितनी होगी 6 के 36 के 6 हासिल 3 6 3 9 6 दूनी 12 1296, ठीक ना। अब आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ इकाई का अंक क्या है 6, फिर यहाँ 6। ये संख्या का किस अंक पर समाप्त हो रही है 6 पर। अगर यहाँ 6 पर पावर 5 दे देंगे तब जो नई संख्या प्राप्त होगी वो किस पर समाप्त होगी, वापस से 6 पर ही समाप्त होगी। तो मेरे कहने का मतलब है आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 पर पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी प्राकृत संख्या दीजिए, ये हमेशा किस पर समाप्त होती है 6 पर ही समाप्त होती है। तो क्या ये 0 पर कभी समाप्त होगी, तो इसका जवाब सीधा सीधा यही है कि ये 0 पर 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई दिक्कत। देखिए तो यही सवाल है कि ये जो 6 पर पावर n है, क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये हमेशा अंक 6 पर ही समाप्त होगी, ठीक ना। तो चलिए अब ये तो समझने के लिए इतना हम आपको बता रहे थे, लेकिन इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होता है कि अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं में कौन सा गुण होता है, अंक 0 पर कौन समाप्त होती है। जैसे मान के चलिए यहाँ 6 की जगह अगर 5 रहता, देखिए अगर 5 रहता उस पर पावर n रहता, तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगी। एक बार देखिए 5 पर पावर 1 देखते हैं, 5 नहीं हुआ। 5 पर पावर 2 देंगे 25, फिर वापस से ये 5 पर ही समाप्त हो गई। 5 की घात यहाँ 3 दीजिए, 5 25 5 125, फिर से 5 पर ही समाप्त होगी। क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो रही है, ये भी कभी नहीं होगी। अगर इसके जगह हम 4 दे देंगे, 3 दे देंगे, 2 दे देंगे, अगर मान के चलिए यहाँ 2 देते हैं, देखिए यहाँ 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64। आप देखिए 2 4 8 6, फिर 2 4 रिपीट करने लगा। कहने का मतलब क्या 2 पर पावर कोई भी प्राकृत संख्या देंगे तो वो 0 पर समाप्त होगी, नहीं होगी। तो फिर कौन होगी, ठीक ना। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ 10 पर देते हैं। 10 पर पावर 1 देखिए 10 अंक 0 पर समाप्त हो रही है। अब 10 पर पावर 2 दीजिए 100 अंक 0 पर समाप्त हो रही है। 10 पर पावर 3 दीजिए, कितना हुआ 1000। सब जगह अंक 0 पर यहाँ पर ये संख्या समाप्त हो रही है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि 10 पर अगर हम लोग पावर देते हैं 1 2 3 4 5 तो ये 0 पर समाप्त होगी। तो अब आप फिर सोचिएगा कि अच्छा इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे कि हाँ 10 पर पावर देने से हो जाएगा। नहीं, याद भी नहीं करना है, आपको हम बताते हैं, फैक्ट बताते हैं। क्या फैक्ट है, दरअसल उसी संख्या के पावर n देने पर वो 0 पर समाप्त होगी जिस संख्या का के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 आएगा, ठीक ना। अब देखिए ये जो 10 है, इस 10 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, कितना होगा 2 गुना 5।
यानी कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 आएगा उस पर यदि आप पावर n देते हैं, यानी कोई प्राकृत संख्या पावर में देते हैं, तो वो अंक शून्य पर समाप्त होगी। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं 20, ठीक ना। अब आप देखिए 20 पर पावर आप 2 दीजिए, तो 20 पर पावर 2 दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 400। देखिए कहाँ समाप्त हो रही है, अंक शून्य पर समाप्त हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 20 है, इस 20 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 दूनी 4 पंच 20, यानी 2 भी है और 5 भी है। समझ गए। इसी तरह 30 के अभाज्य गुणनखंडन में 40 50 60 ये सब जितनी भी संख्या है, 40 पर पावर आप n दीजिए, 50 पर पावर n दीजिए, 60 पर पावर n दीजिए, वो हमेशा अंक शून्य पर ही समाप्त होगी। तो मोटा मोटी जो यहाँ पर आप लोगों को याद करना है या फिर समझना है वो ये समझना है कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 आएगा वही अंक शून्य पर समाप्त होगी। अब जैसे देखिए 5 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 तो अभाज्य संख्या ही है, 6 के अभाज्य गुणनखंडन में क्या आएगा 2 और 3, 8 के अभाज्य गुणनखंडन में क्या आएगा सिर्फ 2 आएगा, 2 और 5 तो नहीं आएगा। तो जब तक अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 नहीं आएगा तब तक वह संख्या कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जैसे अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए 12 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी, तो हम लोग आंख बंद कर कहेंगे कि 12 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 12 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पर 3 आ जा रहा है। समझ गए मेरी बात को। 3 से दिक्कत नहीं है, 3 आए या नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 रहेगा तो वो अंक शून्य पर निश्चित रूप से समाप्त होगा। आपको यही याद रखना है कि अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 का होना आवश्यक है। कंप्लीट हो गया। इसी चीज को देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ये जो 6 है, माना कि a बराबर 6 पर पावर n, इस 6 का अभाज्य गुणनखंडन करके दिखा दी यहाँ पर कि 6 के अभाज्य गुणनखंडन में कौन कौन है, 2 और 3 है। समझ गए। इसका कोई मतलब जरूरी नहीं है, हम लोग ये मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, बस ऐसे ही मान लिए हैं, ये कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। चलिए मेन यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंडन है उसमें 2 और 3 है, 2 और 5 नहीं है, ठीक ना। या फिर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 लेकिन वहाँ होना चाहिए, लेकिन 5 यहाँ नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखिए इसको हम लोग भाषा में लिख देते हैं, व्यवस्थित करके लिख देते हैं। 6 पर पावर n को अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 का होना आवश्यक है। ये जो 6 है इसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक था, ठीक ना। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंडन में क्या है, 5 नहीं है, 2 तो है, लेकिन यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंडन में देख सकते हैं कि 2 है लेकिन 5 नहीं है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, यहाँ n के जगह पर आप कोई भी प्राकृत संख्या रख दीजिए, n के जगह पर जो रखना रख दीजिए, 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। कुछ भी पावर यहाँ आप n के जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या रख दीजिए, ये 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग याद कीजिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय याद है आप लोगों को? जी बिल्कुल। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को, जैसे देखिए यहाँ पर 12 एक भाज्य संख्या है, 18 एक भाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, ये 2 ये 2 ये 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18, ये 2 ये 3 ये 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नहीं यही बात समझ में? देखिए ये 18 क्या है, भाज्य संख्या है, और इनको क्या कर सकते हैं हम, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उस प्रमेय में हम लोगों को यही पढ़ना था
कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को भी जाकर एक बार देख लीजिए, देन इस सवाल को देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, 100% क्लियर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए देखिए, अब एक बात बताइए, यहां ध्यान से देखिए कि 12 अगर एक भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो यदि अगर हम आपसे इसका उल्टा इस तरह से पूछें, ठीक ना, अगर यहाँ ऐसे 12 नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना, और इस तरह से लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 अभाज्य संख्या, ये 2 अभाज्य संख्या, ये 3 अभाज्य संख्या, और यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, और इस पूरे नंबर के बारे में, इस पूरे नंबर के बारे में अगर पूछे कि बताइए कि ये 2 गुना 2 गुना 3, मतलब पूरा गुना करके जो ये नंबर मिलेगा ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या होगी कि अभाज्य संख्या होगी, तो क्या कहिएगा बताइए? निश्चित रूप से ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, और भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ देखिए, अगर हम कहते हैं कि अगर 25 एक भाज्य संख्या है, हम जानते हैं कि 25 एक भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 5 गुना 5, देखिए ये 5 भी अभाज्य संख्या, ये 5 भी अभाज्य संख्या। और अगर कहीं पर हम ऐसा लिख दें 5 गुना 5, ये 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अब पूछेंगे ये तो अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, लेकिन अगर हम पूछेंगे ये पूरा क्या है, तो पूरा एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है, और हम जानते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से चूंकि यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत? कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा रहेगा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 7 गुना 5 गुना 11 गुना 13, ये देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, अगर सबका गुणनफल है तो ये पूरा गुना करने के बाद, अभी नहीं, मतलब पूरे को अगर गुना करेंगे तो पूरा मिल के क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा, एकदम निश्चित है ये। समझ रहे मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये जो आपका क्वेश्चन है 6 नंबर का, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, क्यों पूछना चाह रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है, इसको बताइए, इसको व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या है, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को, स्टूडेंट्स को भ्रम हो जाता है। देखिए 7 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, और ये 13 भी अभाज्य संख्या, ठीक ना। अब देखिए यहाँ भी गुना का चिन्ह, यहाँ भी गुना का चिन्ह, लेकिन यहाँ देखिए कौन सा चिन्ह है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है। अगर यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता, अगर यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता तो आंख बंद करके हम लोग कह देते कि ये एक भाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर गुना का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है। इसीलिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और फिर हम लोगों को इसका अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये सवाल क्यों पूछा गया है, जरा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सवाल पूछा, इस क्वेश्चन में है क्या, क्यों ये पूछा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए कर क्या दिया है, 2 जगह, यहाँ देखिए अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, सभी जगह अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल किया है। 2 जगह तो गुना है, ठीक ना, लेकिन एक जगह यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दिया। समझ रहे मेरी बात को? इससे बच्चे के दिमाग में भ्रम पैदा हो जाएगा। वो लोग क्या सोचेंगे कि हाँ ये तो भाज्य संख्या ही है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये अभाज्य भी हो सकता है और ये भाज्य भी हो सकता है। चलिए तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भाज्य संख्या क्यों है इसको हम लोग दिखाएंगे, ठीक ना। तो मेनली हम लोगों को करना क्या है कि जैसे ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ना, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो इसको भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। ये जोड़ का चिन्ह नहीं रहना चाहिए, यहाँ भी वही चीज़ है, ये जोड़ का चिन्ह देखिए, यहाँ हर जगह गुना है लेकिन यहाँ पर जोड़ है। इसमें क्या है, इसमें बीच बीच में भाज्य संख्याओं को भी घुसा दिया। यहाँ देखिए 6 भाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, देख रहे हैं, 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य है। समझ रहे बात को? इस तरह के संख्याओं का भी यहाँ इस्तेमाल कर दिया है। इसको भी हम लोग इसी रूप में दिखाएंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में।
अगर हम लोग इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा लेते हैं तो वो भाज्य संख्या है, अदरवाइज भाज्य संख्या नहीं है। आ गई बात समझ में? वैसे और सॉल्व भी करते हैं, इसको देखते जाइए और भी समझ में आएगा। देखिए इसका व्याख्या करना है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ठीक ना। अब देखिए अब दो रास्ते हैं, आप या तो यहाँ से यहाँ तक को गुना कर लीजिए और उसमें वापस से 13 जोड़ दीजिए, ठीक ना। नहीं तो थोड़ा सा और आसानी से हम लोग कैसे बना लेते हैं इसको, यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है, दोनों जगह से 13 कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से 13 निकल जाएगा तो क्या सब बचेगा, 7 और 11, तो 7 गुना 11 बच गया। यहाँ से ये 13 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं है वहाँ तो 1 है। अब देखिए ये क्या हो गया, 13 गुना 7 से 11 गुना होगा तो कितना होगा, 11 7 77, उसमें ये 1 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 78, ठीक ना। अब देखिए इस 78 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 6, 13 छाके 78। इस 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 2, ठीक ना। तो अब देखिए ये जो चीज़ था वो इसके बराबर हुआ, यही चीज़ फिर इसके बराबर और यही चीज़ इसके बराबर। यहाँ देखिए ना हर जगह बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 13 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या और हर जगह गुना का चिन्ह है कि नहीं है देखिए। तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं व्यक्त हो गया। जैसे ही ये संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय तो यही कहता है। तो निश्चित रूप से चूंकि ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। आ गई बात समझ में? इसमें और इसमें अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इस चिन्ह का है। यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ गुना का चिन्ह है हर जगह, और हर जगह यहाँ भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो यहाँ भी था लेकिन यहाँ पर गुना का चिन्ह है। आ गई बात समझ में? अब देखिए ये तो अभाज्य संख्या हो गया, ठीक ना, सॉरी ये तो भाज्य संख्या हो गया क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये भाज्य संख्या हो जाए। उदाहरण आपको हम एक दिखाते हैं। देखिए मान के चलिए इस क्वेश्चन की जगह अगर ऐसा क्वेश्चन रहता 2 गुना 3 जोड़ 5, ठीक ना। अब आप देखिए ये कौन सी संख्या, अभाज्य, ये कौन सी संख्या, अभाज्य, ये कौन सी संख्या, भाज्य, सॉरी अभाज्य, तीनों यहाँ पर अभाज्य संख्या है और एक जगह यहाँ पर क्या कर दिया गया है, प्लस का चिन्ह दे दिया गया है, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6, 6 5 11। अब बताइए तो क्या ये 11 एक भाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या है। इससे पहले हम आपको बताए थे कि इस रूप का अगर लिखा हुआ रहेगा तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा भाज्य संख्या ही होगा। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा चुका है लेकिन इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सका। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ नीचे में जगह कम है, यहाँ बगल में लिख देते हैं, ठीक ना। तथा b बराबर इसको लिख देते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इसको भी हम लोग देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक को पहले गुना कर देते हैं, फिर 5 को जोड़ देते हैं, फिर सबका अभाज्य गुणनखंडन करते, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन इस तरह से आसान होगा। देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन निकल जाएगा तो क्या सब बचेगा यहाँ, 7 6 4, 5 तो निकल ही गया, उसके बाद बचेगा 3 2, 1 को लिखना तो उतना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ से 5 निकल गया तो क्या बचेगा 1। अब इन सभी को गुना करेंगे, ठीक ना। तो इन सभी को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 1008, ठीक है। इन सभी को गुना करने पर कितना होगा 1008, उसमें 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 1009। अब आप देख सकते हैं कि ये 5 भी अभाज्य संख्या और ये 1009 भी क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे देखिए
अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, याद कीजिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से स्पष्ट है कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 यानी ये, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 यानी ये दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है भाज्य संख्याएं? क्योंकि इन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको भी यहाँ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इसको भी यहाँ आप देख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए चूंकि इसको और इसको दोनों को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसीलिए ये दोनों कौन सी संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं।